नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में मेरी मौजूदगी है। मथुरा को लेकर भी एक अलग तरह की सियासत इस प्रदेश में देखी, लेकिन कुल मिलाकर मथुरा के मन में क्या है यही बताने की हमारी कोशिश बाइक रिपोर्टर में आपके लिए लेकर आई जाएगी अपनी खास रिपोर्ट में। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत को जीतने के लिए सौगंध ली जा रही है, कस्में खाई जा रही हैं। ऐसी कसम खाई है अन्य संकल्प के जरिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। उनकी ओर से अन्य संकल्प लेते हुए किसानों के लिए वायदों की बौछार कर दी गई है। उनके वायदों पर किसान कितना भरोसा करते हैं इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन उनके दावे में कितना है दम और इसको लेकर बीजेपी कैसे हमलावर है अखिलेश यादव पर उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। पक्षियों की चोंच पर बैठकर आकाश की यात्राएं करने वाला अन्न चुनावी राजनीति की मुट्ठी में कसा हुआ है। अखिलेश यादव की तनी हुई मुट्ठियों में अन्न है। ये अन्न की शपथ है, अन्न का संकल्प है। अखिलेश प्रण कर रहे हैं कि इस अन्न की सौगंध बीजेपी को इस बार परास्त करके मानेंगे। समाजवादी पार्टी और हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं, हटाएं। साथ ही साथ हम अपने तमाम लोगों से कहेंगे इस अन्न संकल्प को से जुड़ें और इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को, इस फैसले को आगे बढ़ाएं। अन्न के बहाने अखिलेश किसानों के मजबूत कंधों का सहारा ले रहे हैं। अन्न के बहाने वो अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं। अन्न के बहाने वो जता रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय हुआ। अखिलेश के इसी मंच पर किसान नेता तेजिंदर सिंह बिक्र भी थे। बिक्र समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। जिस समय लखीमपुर में घटना घटी थी, आपने इन्हें देखा होगा। कोशिश थी कि इन्हीं को कुचल दिया जाए। भगवान की कृपा थी कि इनकी जान बच गई। इनके ऊपर जो उस समय गाड़ी चढ़ाना चाहते थे, चोट तो इनको बहुत लगी और जब लोगों ने इन्हें देखा नीचे पड़े हैं तो लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। अखिलेश हर वो दांव आजमा रहे हैं जो उन्हें इस बार सत्ता के सिंहासन तक ले जाए। किसानों के साथ साथ वो छोटे दलों को भी अपने हक में ला रहे हैं। खबर है कि चाचा शिवपाल के साथ भी सीट शेयरिंग का उनका फॉर्मूला कामयाब रहा है। मगर अखिलेश पर बीजेपी हमलावर है। हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश सरकार के गुंडाराज का जिक्र करते हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में एक भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया। साथ में ये भी कहते हैं कि पिछली सरकारों में फले फूले गुंडे माफियाओं की बीजेपी सरकार में जमकर ठुकाई हुई है। सब अपनी बिलों में घुस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। इधर बीजेपी हमलावर है, उधर समाजवादी पार्टी से गठबंधन न हो पाने की टीस में भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है, ये कहते हुए कि अखिलेश की पूरी राजनीति उनके पिता की वजह से है।
मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं तो समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते। जब वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होनी चाहिए। चंद्रशेखर ने भले ही अखिलेश पर तीखा हमला बोला हो, मगर अखिलेश यादव ने संयमित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई की तरह अगर वो मदद करना चाहें तो चंद्रशेखर कर सकते हैं। वैसे 2 सीटों पर वो मान गए थे, बाद में पता नहीं क्या हुआ कि उनके बोल बदल गए। इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी त्याग करना चाहे त्याग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कर रही है त्याग। और जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, मैंने सीटें दी थी, अगर वो भाई बन के भी मदद करना चाहते हैं तो करें। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। चुनावी राजनीति का रंग गहराने लगा है। अभी तो न जाने कितनी सौगंध खानी है, कितनी कस्में उठानी है। यूपी का रण है, हाँ भीषण है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। अब बीजेपी क्या निर्णय लेती है तीसरे और चौथे चरणों को लेकर, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब जरा आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, पश्चिमी यूपी की सियासत अलग तरीके से आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सवाल बार बार ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एक तरफ अन्न को हाथ में लेकर जो संकल्प किया है अखिलेश यादव ने, उसका फायदा उनको मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की ओर से 2 दिन पहले आरएलडी और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही गई थी। सवाल उठे कि क्या वास्तव में समर्थन दे दिया गया है। इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म था, लगातार वो लोग निशाने पर भी थे। लेकिन आज अचानक से नरेश टिकैत के सुर बदल गए। इसके पीछे की वजह क्या है, जानिए। परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जो उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह और तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल करना है। ये कोई सामान्य सा ऐलान नहीं था। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा का रुख बदल देने वाला ऐलान था। बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा देने वाला ऐलान था और ये जता देने वाला ऐलान था कि किसान आंदोलन का जख्म अभी भरा नहीं है। लेकिन इस ऐलान के 2 दिन बीतने के बाद चुनावी हवा बदल गई, क्योंकि अगली ही सुबह मंत्री संजीव बालियान किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के घर पर थे। संजीव बालियान का टिकैत के घर आना और टिकैत का सुर बदल जाना, एकदम विपरीत बोलने लगे। किसी का कोई वो नहीं है, बातचीत हमारी तरफ से नहीं। जनता कुछ ही चुनो, कुछ ही वो हो। हमारे पर जिम्मेदारी है, एक जो एक बंधन है SKM का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब सरगर्मियां पहले से ज्यादा तेज हैं कि किसान यूनियन किसका समर्थन करेगा। वो पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ जाएगा या बीजेपी से कंधा मिलाएगा। सवालों के साए में है चुनावी सियासत। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सीधा और साफ साफ जवाब दिया है। जवाब ये कि भारतीय किसान यूनियन फिलहाल किसी भी दल का समर्थन नहीं कर रहा है। हमारा किसी को नहीं है। अब अपनी विचारधारा है, कौन किसके साथ में, उसकी सबकी विचारधारा अपनी है। वोट देने का भी एक मौलिक अधिकार है। कौन किसको दे रहा वो अपने आप देख लेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को लेकर राकेश टिकैत से सवाल किया गया, तो सुनिए कैसे उन्होंने तंज कसा। तो वही वापसी तो उनको जीतना तो चाहो, उनको जीतना चाहिए। विपक्ष भाई मजबूत विपक्ष होगा जब ही काम चलता है। तंज से इतर ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि आखिर नरेश टिकैत या राकेश टिकैत के समर्थन करने वाली राजनीति उठ क्यों रही है।
तो आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 71 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने 71 सीटों में से 51 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के जबरदस्त जीत के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी जाट वोट बैंक। लेकिन इस बार मामला पेचीदा हो चला है, क्योंकि इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें कई हैं। मसलन इस बार किसान आंदोलन के चलते और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के चलते पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण एक हो रहा है, जो बीजेपी के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी लगभग 17% है। बीजेपी इसी को अपने पाले में फिर से लाना चाहती है। राकेश टिकैत और नरेश टिकैत इसी समुदाय से हैं और किसान आंदोलन का चेहरा होने के नाते उनका कद जाटों में और बढ़ गया है और इसीलिए टिकैत ब्रदर्स को अपने पाले में लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब किसकी कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत को रातों रात मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से बर्खास्त कर दिया गया। हरक सिंह रावत के साथ ऐसा सुलूक हुआ तो वो रो पड़े। इन सब के बीच कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, उसी कांग्रेस पार्टी को दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये तमाम कयासबाजी अटकलें लगाई ही जा रही थी। इन सब के बीच खबर ये मिली कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष जो है सरिता आर्या, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये मुआ चुनाव चीज ही ऐसी है कि बहुतों के दिल तोड़ देता है। ताजा ताजा टूटा है दिल हरक सिंह रावत का। इस टूटे दिल की पीर सही ना जाए तो रो पड़े हरक सिंह रावत। मन का गुबार बह चला आंखों के रास्ते। भला इतनी बेदर्दी से अपने कूचे से कोई रुखसत करता है क्या? मगर बीजेपी ने तो कर दिया। पहले मंत्री पद से बर्खास्त किया, फिर पार्टी से 6 साल के लिए रवानगी का परवाना थमा दिया। जाओ हरक सिंह जाओ। मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। बाबा केदार की कितनी मर्जी है वो तो बाबा जाने, मन की बात जपना। मगर ये बाबा की मर्जी से ज्यादा बीजेपी के नीति नियंताओं की मर्जी थी, तभी तो है कि नहीं। आज भले चाहिए अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले का मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। मतलब नेताजी की माने तो इनकी राहों में अंगारे बिछाकर इन्हें विषबेल पर बिठा दिया गया था। इतने तड़प में थे, इतने तड़प में थे, इतने तड़प में थे कि क्या बताएं कितने तड़प में थे। तड़प समाप्त हुई तो बोले कि मैं बोलूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। देखिए, मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम में हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम। विस्फोट स्फोट के बीच आपको बता दें कि खबर ये है कि हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी बहू को टिकट देना चाहते थे और इस बार अपनी कोट द्वार वाली सीट बदलना चाहते थे। बाकी पार्टी में उनकी उठापटक तो चल ही रही थी, इसीलिए रविवार की छुट्टी वाली रात में मंत्री पद से बर्खास्तगी और पार्टी से 6 साल की रवानगी का आदेश आया। तो हरक सिंह रावत के बाद बयान देने की बारी बीजेपी की थी, तो सीधे मुख्यमंत्री ने ही बयान दिया। भाषा इतनी संयमित कि लगे ही ना कि इन्होंने ही तो हरक सिंह रावत को निकलवाया है। मैं कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे,
लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। अब जब हरक सिंह रावत बीजेपी के नहीं रहे तो सवाल उठा कि क्या वो फिर से कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को सुनिए, ऐसा लगेगा कि हाँ, कांग्रेस नहीं जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से हरक सिंह रावत जी आहत हैं और उन्होंने जो मीडिया को कहा है कि मैं अब जो है कांग्रेस को अपनी सेवा देने का काम करूंगा। अब उनकी कांग्रेस में वापसी के परिप्रेक्ष्य में जो है राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा हम सबको स्वीकार होगा। हरक सिंह के बहाने प्रीतम सिंह बीजेपी पर निशाने साध रहे हैं, ये कहकर कि बीजेपी का तो चरित्र ही है यूज एंड थ्रो। हो सकता है कि हरक सिंह रावत जल्द ही कांग्रेसी चोले में नजर आए, मगर हरीश रावत के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2016 में इन्हीं हरक सिंह रावत ने बगावत कर दी थी। खुद तो पार्टी छोड़ी ही थी, हरीश रावत की सरकार गिरा दी थी। हरीश रावत के मन में वो टीस आज भी है और हरक के नाम पर वो बाहर भी आती है। मैंने पहले ही कहा है कि 18 तारीख मार्च को जिन लोगों ने सरकार गिराई थी और उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट इवेंट है वो लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक काम किया गया। तो उसके अपराधी हैं और राज्य की जनता के अपराधी हैं, क्योंकि उससे अस्थिरता आई राज्य के अंदर और विकास बाधित हुआ। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि भाई ऐसे कृत्य के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तो हरक सिंह रावत बीजेपी से कांग्रेस में जब आएंगे तब आएंगे, मगर उसके पहले ही कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आवाजाही वाली राजनीति अपने परवान पर है। आगे आगे देखिए कौन किसका साथ छोड़ेगा और किसके साथ जाएगा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब। आपको बता दें, पंजाब की 117 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होने थे, लेकिन सभी दलों के आग्रह के बाद चुनाव आयोग की ओर से तारीखों में फेरबदल करते हुए इसको 20 तारीख कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की दलित पॉलिटिक्स क्या है, उसको समझाती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो पंजाब के नेताओं की मनुहार चुनाव आयोग ने सुन ली। अब पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को नहीं बल्कि 20 फरवरी को मतदान होंगे। चुनाव आयोग से सभी दलों ने ये अपील की थी कि 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती है और संत रविदास को पूजने वाली एक बड़ी आबादी राज्य से वाराणसी चली जाएगी संत रविदास के मंदिर में दर्शन करने, इसलिए चुनाव की तारीखों को बढ़ा दिया जाए। और चुनाव आयोग ने सुन ली तो सभी दल खुश हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ 6 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। कांग्रेस की ओर से सीएम चन्नी ने भी चुनाव आयोग से तारीखें बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी वालों ने भी ऐसी ही मांग की थी, इसलिए सब मिलकर चुनाव आयोग को धन्यवाद कह रहे हैं। गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा आउंदागा और बड़ी पद्धर ते पंजाब दी संगत, देश दी संगत जन्म दिहाड़ा मनाउंदी आ। सो जिहड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ने कीता गा, सो मैं आम आदमी पार्टी वालों ओदा वेलकम करदा, स्वागत करदा गा। तो हमने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी और हम आभार व्यक्त करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और लोगों के सेंटिमेंट्स को समझते हुए ये वोटिंग की जो डेट है 14 फरवरी से 20 फरवरी की, इसके लिए हम चुनाव आयोग का आभार भी व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ शंखनाद में मथुरा से मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।